हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जैसा कि आप देख पा रहे होंगे रे ऑप्टिक्स का वन शॉट वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको 10 से 20 मार्क्स का सवाल आने वाला है। 10 से 20 मार्क्स का इससे सवाल बनने वाला है। और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कवर इस सब का इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं। जितना भी रे ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो रहा है या क्वेश्चन बन रहा है, उस सब को हम अभी एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको आप कैसे कम समय में इसको आप कवर कर सकते हैं और इससे सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें जो स्टार्ट होगा रे ऑप्टिक्स, उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो ये दोनों को समझना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको बोला जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। याद ऐसे रखिएगा कि अगर ये मिरर है और इसमें अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का बात किया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट हम उसको बोला जाएगा ना, या उसको हम बोल सकते हैं जहां पे इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट हो। कौन सा, तो जहां पे इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करेगा, कौन सा रे, इंसिडेंट रे जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं। अगर एग्जांपल से अगर हमको दिखाना हो कि कैसे सर डिफाइन कीजिए आप रे डायग्राम से, तो देखो प्लेन मिरर के सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज आपको इधर दिखाना है या बनाना है, तो ऑब्जेक्ट से आपको क्या होना करना होता है कि दो लाइट निकालना होता है, कम से कम 2 रे। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है कम से कम कितना रे का रिक्वायरमेंट है, 2। तो अगर हम इसको ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं तो इसका इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रे तो हमको लाना पड़ेगा ना। तो ये 2 रे को हम इंसिडेंट करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहां से इंसिडेंट हुआ तो ये मिरर इसको पास करने देगा नहीं, तो यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो ये लाइट इधर रिफ्लेक्ट करेगा, ये लाइट इधर रिफ्लेक्ट करेगा। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मिलेंगे या मिलते हुए दिखाई देंगे, मिलते हुए दिखाई देने का मतलब क्या है, अपीयर टू मीटिंग है। ठीक है, वो मीट करने जैसा है या मीट कर रहा है लेकिन रियलिटी नहीं है। ठीक है, तो यहां पे देखिए मिरर की इधर लाइट जाएगा, पीछे नहीं जाएगा ना लाइट। यहां मिरर तो सिल्वर कलर से, सिल्वर से क्या होता है, पॉलिश होता है ना, तो ये रिफ्लेक्टिंग होता है। तो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट करके वापस इधर मीडियम में आ गया, रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा होगा। तो यहां पे जो हम पीछे की इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ये क्या है, वर्चुअली है। वर्चुअली जहां पे इंटरसेक्ट किया वहां पे इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो देखो डेफिनेशन कहां से ला रहे हैं, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे अगर यहां पे इंटरसेक्ट किया है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, अगर ये इंटरसेक्शन रियल है तो हम बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट है। यहां पे देखिएगा दूसरा में क्या लिखा हुआ, इमेज किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज आपको पता चलेगा तभी तो इसका रे डायग्राम आप बनाइएगा। और लाइट पढ़ रहे हैं तो बिना ऑब्जेक्ट और बिना इमेज का काम चलने वाला है। तो बच्चा को सबसे पहले क्या समझना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है और इमेज क्या है। तो जहां पे इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, अगर ये इंटरसेक्शन सही में है, रियल है, तो इसको बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट है। सही बात है। इमेज का डेफिनेशन क्या कहा जाएगा, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। यहां पे ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इसका इमेज बनेगा। तो रियल में इंटरसेक्शन करना तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है, तो हम इसको क्या एक्सटेंड किए पीछे की ओर, और वर्चुअली कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे क्या बन रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इमेज क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, दोनों आर है। आप मतलब समझ रहे होंगे, एक आर का मतलब है रिफ्लेक्टेड रे जो यहां पे हो रहा है, और एक लेंस में होता है, रेंज में होता है रिफ्रैक्शन। जैसे अगर हम बोले कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनाइए, तो कम से कम फिर से 2 रे चाहिए। हम ऐसे ले जाते हैं ना, जहां पे कटता है वहां पे बोलते इमेज बन रहा है। तो यहां पे भी आप ध्यान दीजिए, ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट यही ना है। तो इसका हम क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इंटरसेक्शन सही में हुआ है कि वर्चुअली है, सही में यहां से लाइट निकल रहा है ना, तो इसका नाम क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट। कैसा होगा, ये कौन सा रे है जो इधर आ रहा है, ये है रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे, तो रिफ्रैक्टेड रे, या ये कौन सा रे है, तो देखिए मिरर में होता है रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्टेड रे, और लेंस में होता है रिफ्रैक्शन इसलिए रिफ्रैक्टेड रे। ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है, अब वो कॉन्सेप्ट सिमिलर रहेगा कि अगर रियल इंटरसेक्शन है तो रियल ऑब्जेक्ट, रियल इंटरसेक्शन है तो रियल इमेज भी। यहां पे इमेज भी क्या बोला जाएगा, कैसा इमेज है, रियल इमेज है। ठीक है, यहां पे इंटरसेक्शन रियल नहीं हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इमेज कैसा है, तो ये वर्चुअल इमेज है।
तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज किसको कहा जाता है, जो कि बहुत ही बेसिक बात है, लेकिन बच्चा इसको समझ के नहीं जाता है, ऐसे कुछ कुछ बनाते रहता है। तो ये पता चला ना कि ऑब्जेक्ट से ही हमेशा लाइट इंसिडेंट करवाना होता है। लाइट कहां से हमेशा आएगा, ऑब्जेक्ट से आएगा। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे इमेज दिखाएगा, और लेंस से रिफ्लेक्शन के पास जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे इमेज दिखाएगा। सही है। इसके बाद अगला टॉपिक हमको क्या समझना है, इसमें मिरर क्या होता है। तो मिरर के बारे में अगर हम बात करें, देखिएगा ऊपर वाला हम थोड़ा इसको रब कर लेते हैं। अगर मिरर का बारे में बात किया जाए कि मिरर क्या है, तो मिरर आप समझते हैं, मिरर कुछ नहीं है, ग्लास का टुकड़ा होता है, अलग अलग शेप और साइज का हो सकता है, अलग अलग शेप और साइज का हो सकता है कि ग्लास का टुकड़ा फ्लैट, जो टुकड़ा है वो फ्लैट ग्लास का टुकड़ा है, या हो सकता है कि वो स्फेरिकल स्फेयर का हॉलो स्फेयर का टुकड़ा है, या ऐसा भी हो सकता है। जनरली जो हम यूज करते हैं वो यही 3 मिरर का यूज करते हैं। जिस कांच का ग्लास का टुकड़ा अगर फ्लैट है, उसका जो सरफेस है वो फ्लैट है, एक समान है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। कंडीशन क्या है कि उसका जो ग्लास का जो स्लैब होगा या टुकड़ा होगा, प्लेट होगा, उसका एक सरफेस कैसा होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए। पॉलिश का मतलब रंगा हुआ होना चाहिए। किससे, सिल्वर से उसका एक सरफेस को रंग के उसको हम रिफ्लेक्टिंग बना देते हैं। तो मिरर हम किसको बोल रहे हैं, अ पीस ऑफ ग्लास which having two surfaces, a piece of glass which having one is colored या polished और one is reflecting। जो इसका आगे वाला सरफेस है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मिरर क्या होता है समझ में आया, अ पीस ऑफ ग्लास which having one polished surface one रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसको मिरर बोल देंगे। मिरर अलग अलग शेप एंड साइज का हो सकता है। अगर मिरर ऐसा है जैसा इधर दिख रहा है तो इसको बोला जाता है कि स्फेरिकल मिरर है। कौन सा मिरर है, अगर मिरर ऐसा बना हुआ है तो इसको भी हम बोलते हैं कि स्फेरिकल मिरर है। ये भी कैसा मिरर है, ये दोनों स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। इसका नाम होता है कॉन्वेक्स और इसका नाम होता है कॉनकेव। ये सब बेसिक बात है, लेकिन अगर आपको रे ऑप्टिक्स से नंबर लाना है तो ये सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, और एक वीडियो में आप देख के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो कितना मिरर आपको मिला, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो मिरर क्या होता है ये समझ में आया, मिरर कितना टाइप का हमको यूज करना है वो भी समझ में आया। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू मिरर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है। तो देखिए प्लेन मिरर से आपको प्रॉपर्टी इमेज का पढ़ लीजिएगा, उसमें भी थोड़ा बहुत जो फॉर्मूला का यूज हम करते हैं बस वो काफी है। मेनली फॉर्मूला का यूज कहां पे होने वाला है, स्फेरिकल मिरर में मेन फॉर्मूला वही में लगेगा। तो देखिए हम इसको लिखते हैं यहां पे, देखिए अगर हम स्फेरिकल मिरर का बात करें, स्फेरिकल मिरर कौन सा मिरर, तो स्फेरिकल मिरर के लिए 3 फॉर्मूला का यूज करना है। कितना फॉर्मूला का यूज करना है, पहला फॉर्मूला सिंपल कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है। दूसरा जो होता है कि इसका एक मिरर फॉर्मूला होता है 1/u + 1/v होता है, और तीसरा इसका मैग्निफिकेशन होता है HI/HO = -v/। ये 3 फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में है, डिस्टेंस कहां से नापा जाता है, साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट चीज होता है ना। इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं आप तो बिना साइन कन्वेंशन के मत पुट कीजिए, तो आंसर गलत आ जाएगा, गलत आ जाएगा तो फिर नंबर कट जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। साइन कन्वेंशन पे एक बार हम बात कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको दिख गया, सिंपल सिंपल फॉर्मूला हर एक बच्चा के दिमाग में होगा, नहीं है तो आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है। साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए मिरर कोई सा हो, मिरर स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो या, ऑब्जेक्ट आप हमेशा लेफ्ट साइड पे रखिएगा। ऑब्जेक्ट आप हमेशा कहां रखिएगा, और डिस्टेंस कहां से नापिएगा, पोल से। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड, और डिस्टेंस कहां से नापना है, पोल से। लाइट कहां से आता है, लाइट कहां से इंसिडेंट होता है, ऑब्जेक्ट से। तो इसको बोलेंगे कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। क्या है इंसिडेंट रे का, अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं, करना कहां से है, तो अगर यहां पोल से आप इस साइड जाइएगा कोई डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव लेना होगा। कैसा लेना होगा, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब होता है परंपरा, ये पहले से बना दिया गया है कि ऐसे आपको काम करना है और कोई बात नहीं है। साइन कन्वेंशन में आप देखे होंगे कि एक फॉर्मूला ड्राइव करते समय साइन कन्वेंशन लगाते हैं, और उसके बाद जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो फिर भी लगाते हैं। तो कुल मिला के कितना बार लगाते हैं, तो ऐसा पूछा जा सकता है, ऐसा आपके मन में आया होगा कि साइन कन्वेंशन 2 बार क्यों लगता है। तो इसका आंसर आप पता कीजिएगा
कि साइन कन्वेंशन ऑप्टिक्स में जो दो बार यूज करते हैं, जैसे हमने एक फार्मूला को प्रूफ किए कि स्फेरिकल मिरर के लिए मिरर फार्मूला को लिखिए, तो क्या लिखते हैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/। तो ये बताइए फार्मूला लाते समय साइन कन्वेंशन लगाया जाता है कि नहीं? लगाया जाता है ना। और जब इसका यूज करके हम कोई सवाल को सॉल्व करते हैं तो फिर से एक बार लगाया जाता है। तो ये 2 बार लगाने का क्या मतलब है? हाँ, तो देखिएगा इस सवाल का आंसर पता करके देखिएगा, कैंसिल आउट वाला वो गलत कॉन्सेप्ट है कि कैंसिल आउट करता है। सही आंसर आप इसका पता कीजिएगा कि साइन कन्वेंशन 2 बार यूज क्यों किया जाता है। ऐसे आप करना है, आप फिलहाल के लिए तो दिमाग में रखे हैं नहीं बात कि साइन कन्वेंशन फार्मूला में भी यूज कर रहा है, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो भी करना है। इसका आंसर आप खोजिएगा केवल, ठीक है। तो देखिए हम साइन कन्वेंशन पे बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि डिस्टेंस कहां से नापना है, ऑब्जेक्ट कहां रखना है, लेफ्ट साइड, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, बस इतना चीज में दिमाग में रहेगा, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन का बात था। मिरर 3 टाइप का हम यूज कर रहे हैं, उसके बारे में बताया, रिलेटेड उससे फार्मूला आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू मिरर। यहां तक क्लियर हुआ? तो जो बातें आपको बताया जा रहा है, इतना बात आपके दिमाग में होना चाहिए, क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, सब कुछ। और बहुत कम समय में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन। कौन सा टॉपिक है? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन तो आपको पता ही है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ना। लाइट अगर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हुआ और यहां से रिफ्लेक्शन के बाद अगर सेम मीडियम में वापस चला गया, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये इसी का नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, एक रेगुलर होता है और एक इरेगुलर होता है। ध्यान में रखना, बस एक पॉइंट है रिफ्लेक्शन में कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये सब सरफेस के वैलिड फॉर ऑल सरफेसेज, वैलिड फॉर ऑल सरफेसेज बट एट वन पॉइंट। ये जो लॉ है वो सब जगह पे वैलिड होगा, लेकिन एक एक पॉइंट पे अगर सरफेस इस तरह का है रेगुलर, तो इसमें तो हर एक जगह पे हम एवरी पॉइंट पे एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें पैरेलल बीम लाएं तो सबके लिए एंगल ऑफ आई इंसिडेंस बराबर होगा, तो सबके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर सरफेस मान लीजिए कि रेगुलर नहीं है, इस तरह का सरफेस है, तो इस तरह का सरफेस है, इस पे हम पैरेलल आई बीम को हम इंसिडेंट कराएं, तो बताइए सबका रिफ्लेक्शन क्या बराबर एंगल से होने वाला है? तो यहां पे एक पॉइंट पे वैलिड है, लेकिन सब पॉइंट पे एक साथ वैलिड। तो बस ये याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। कोई भी लाइट जितना एंगल नॉर्मल से बना के आता है, उतना ही एंगल बना के जाता है। ये हर जगह पे वैलिड है। ऐसा सरफेस है कॉनकेव जैसा, इसमें हम लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो यहां पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहां पे भी अगर बोले कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सही है कि नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है। यहां पे नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल कहां से मिलेगा? सेंटर से लाइन खींच दे, ये वाला एंगल हमेशा बराबर होगा। तो इसका यूज थोड़ा ब्रॉड है, कहां पे लगाना है, क्या कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है। और जो आपको बता रहे हैं एंगल आई बराबर आर, कौन नहीं जानता है बताओ? हर एक बच्चा के दिमाग में होता है ना। बस समझना क्या है कि सब जगह पे वैलिड होता है, लेकिन एक एक पॉइंट पे एक साथ सब पॉइंट पे वैलिड हो जाए, इसका मतलब वो कौन है? प्लेन मिरर है, ठीक है। एक साथ अगर सब पॉइंट पे वैलिड हो रहा है, इसका मतलब कौन है? प्लेन मिरर है। और रिफ्लेक्शन कैसा है? रेगुलर। अगर एक साथ वैलिड नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्लेन मिरर नहीं है, ठीक है। अब वो कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? इरेगुलर। सही है यहां तक? तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? क्लियर। अगला पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। डायरेक्ट सवाल इसमें दिखेगा, डायरेक्ट। इस कॉन्सेप्ट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाला है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो ये भी तो आप सब बच्चों को पता होता है कि ये क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना जी। हाँ, इतना आपको पता होता है। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के थ्रू आप इसको कवर कीजिए, अभी के बाद इसको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। और ऑप्टिक्स में पूरा नंबर आना चाहिए, एक नंबर कटना नहीं चाहिए। तो देखिए हमको क्या पढ़ना है, देखिए हम यहां पे दिखाते हैं। अगर ये प्लेन मिरर है, आपसे पूछा जाए कि बताइए प्लेन मिरर से इमेज कैसा बनेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सब कुछ हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले कि अगर ये ऑब्जेक्ट हम मान रहे हैं, तो ये जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है। ये इमेज बन रहा है, तो जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, अगर एक्स पे है मिरर से, तो ये भी कितना पे बनेगा। अगर साइज देखा जाए तो साइज भी बराबर होगा। अगर हम हाइट दिखाए, हाइट, तो साइज का मतलब वही हाइट है, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज। तो ये दूसरा, पहला क्या है कि जितना डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा। सेकंड पॉइंट क्या है
कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज भी होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज होगा। तीसरा कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो जो इसका इमेज बनेगा ना वो इसका इमेज वर्चुअल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इसका इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। क्या क्लियर हो रहा है? कितना पॉइंट मिला? 3 गो। पहला कि प्लेन मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट कैसा है तो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल। और जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, जितना साइज होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज इमेज का होगा। क्लियर हो रहा है क्या? उसके बाद याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए तभी इसका जवाब देना है। अगर ऑब्जेक्ट बोला जाए कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। ऑब्जेक्ट कैसा है? तो पूछेगा बताओ इमेज कैसा होगा? तो इमेज बोलिएगा कि रियल होगा और इरेक्ट होगा, रियल होगा और। तो ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जनरली हम लोग क्या पढ़ के जाते हैं कि प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल। जनरल क्वेश्चन है कि प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है। लेकिन अगर आपको ये बोल के रखे कि ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल, तो प्लेन मिरर इमेज कैसा बनाएगा? रियल और। तो इसको अलग से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके बाद एक चीज और पूछा जाएगा, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होगा? तब मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। अब प्लेन मिरर के केस में क्या देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो कट जाएगा, तो कितना आएगा? तो ये भी सवाल पूछा जाएगा, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है? तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है? तो सब इमेज के बारे में नॉलेज हो गया प्लेन मिरर का। इसके बाद एक सवाल और ध्यान दीजिएगा, प्लेन मिरर का पूछा जाएगा कि प्लेन मिरर का फोकस, सेंटर, रेडियस ये सब कहां होता है? तो इसका आंसर क्या है? इनफाइनाइट। पूछा जाएगा प्लेन मिरर का पावर कितना होता है? जवाब दीजिए। तब पावर कितना होगा? 0, क्योंकि पावर क्या होता है? 1/f। पावर क्या होता है? तो f इनफाइनाइट है, तो 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? तो ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, सिली मिस्टेक नहीं करना एग्जाम में कि ऐसा क्वेश्चन हड़बड़ा के मार दिए, आंसर कुछ था रंग दिए कुछ और। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आएगा। ठीक है, क्या क्लियर हो चुका है कि दोबारा बोलने की जरूरत है? आप वीडियो को देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, पीछे करके देख सकते हैं। जितना बात बताया गया है प्लेन मिरर के लिए सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद आप देख लेते हैं किसके लिए? स्फेरिकल मिरर के लिए। तो स्फेरिकल मिरर के लिए याद करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बताए थे, टेबल वीडियो में आपको बताया गया था, वन शॉट में भी उसको कवर कर रहे हैं। देखिए ये कौन सा मिरर है? स्फेरिकल मिरर में कौन सा पार्ट है? ये कौन सा है? तो आपको पता है कि ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। कौन सा है? कॉन्वेक्स है। कोई पूछे बताइए स्फेरिकल मिरर में किस मिरर का फोकस रियल होता है, किसका वर्चुअल होता है? जल्दी जल्दी बोलिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको पहले पता चलता है तो ये पोल है, ये फोकस है, इधर मान लेते सेंटर होगा। इसका देखा जाए तो ये पोल है, इधर फोकस होगा और इधर सेंटर होगा। हाँ तो क्या पूछ रहे थे? किसका फोकस रियल है, किसका फोकस वर्चुअल है? तो देखिए ये पॉलिश सरफेस के पीछे है, तो पॉलिश सरफेस के पीछे सब जो होता है वो वर्चुअल वर्ल्ड होता है। क्या होता है? तो हम बोलेंगे कि इसका फोकस वर्चुअल है। समझ में आ रहा बात? कॉन्वेक्स का फोकस वर्चुअल होता है, इसके ये इन फ्रंट में है तो इसको बोलेंगे कि रियल फोकस है। इसको क्या बोलेंगे? समझ में आया? एक क्वेश्चन सबसे पहला सर क्वेश्चन का आंसर मिला, किस मिरर का फोकस रियल होता है, कॉन्वेक्स का या कॉनकेव का? तो कॉनकेव का रियल होता है और वर्चुअल कॉन्वेक्स का होता है। इससे टोटल कितना इमेज बनता है? कितना इमेज बनता है? इससे टोटल कितना इमेज बनता है? 2 कैसा बनता है? वर्चुअल। कैसा बनता है? याद रखिएगा दोनों इमेज वर्चुअल है, साइज में स्मॉल बनता है। इरेक्ट होता है कि इन्वर्टेड होता है? इरेक्ट होता है। क्या याद हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर से 2 इमेज बनता है, एक वर्चुअल होता है, मतलब दोनों वर्चुअल होता है, दोनों छोटा होता है और दोनों सीधा होता है। पूछा जाएगा कहां कहां पे इमेज बनता है? तब पहला इमेज बनता है फोकस पर, इमेज का पोजीशन हम लिख रहे हैं, कहां बनता है? और दूसरा इमेज बनता है पोल और फोकस के बीच में, पोल और। क्या क्वेश्चन समझिएगा, क्या कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फोकस के पीछे जा सकता है?
नहीं जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें मैक्सिमम इमेज का पोजीशन फोकस तक सीमित है, फोकस से आगे जा नहीं सकता है। फोकस और पोल के बीच में कहीं भी इधर उधर हो सकता है, लेकिन फोकस के पीछे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखे हम, या तो इमेज फोकस पे बनेगा या तो पोल और फोकस के। इसमें और कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्वेक्स क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कौन है, तो देखिए कॉनकेव का बात कर लेते हैं। कॉनकेव में टोटल कितना इमेज बनना है, 6 इमेज बनना है। इसको आप सीक्वेंस में याद करने का आपको एक टेबल बताया गया था, पीछे वाला वीडियो भी ध्यान से देख सकते हैं। आपको अगर याद है तो बस देख के काम चला लीजिए। ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहां लिख देना, यहां पे इमेज का पोजीशन लिख देना, यहां पे रियल और वर्चुअल लिख देना, और यहां पे साइज लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहां पे इसका पोजीशन लिख दीजिएगा। पोजीशन का मतलब रियल मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं, चलिए इसका ओरिएंटेशन बोल सकते हैं, उसको लिखते नहीं, आपको बता देंगे याद कैसे करना है, ठीक है। इतना ही कॉलम से काम चलाते हैं। देखिए इस मिरर में के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं इनफाइनाइट पे। कहां रखते हैं, तो इसका इमेज कहां से बनना शुरू होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअस स्टेप बाय स्टेप मिरर की तरफ लाते हैं, तो उसका जो इमेज होता है वो मिरर से दूर जाता है। इसका कॉन्सेप्ट वही है। देखो ऑब्जेक्ट कहां से शुरू होगा, धीरे धीरे मिरर के पास जाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ले जाएंगे ना, इसका इमेज देखो, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखे तो इमेज कहां बनेगा, हाँ पहला याद कर लो, ऑब्जेक्ट तो इमेज। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाएगा वैसे वैसे इसका इमेज दूर जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। इनफाइनाइट के बाद पोजीशन क्या होगा ऑब्जेक्ट का, तो इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में, ठीक है। इनफाइनाइट के बाद इनफाइनाइट और सेंटर के, इसके बाद सेंटर पे, इसके बाद सेंटर और फोकस के, इसके बाद फोकस पे, उसके बाद फोकस और पोल के। तो टोटल पोजीशन काउंट कीजिए, कितना पोजीशन पे हमको बनाना होता है, 1 2, देखो यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5। हम क्या बोले थे, कितना इमेज बनेगा, अलग अलग पोजीशन पे इमेज का पोजीशन भी अलग अलग होता है। तो कहां से स्टार्ट करें, सबसे पहले कहां रखिएगा, इनफाइनाइट पे। तो इमेज कहां बनेगा, उस कैसा इमेज होगा, साइज कैसा होगा, वेरी स्मॉल बनेगा। कैसा बनेगा, वेरी स्मॉल बनेगा। इसके बाद कहां पे रखना है, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में। तो इमेज कहां बनेगा, फोकस से आगे बढ़िए, फोकस और सेंटर के। ई भी कैसा होगा, आई कैसा होगा, स्मॉल होगा। ये बहुत छोटा होगा, ये छोटा होगा। इसके बाद देखिए कहां पे आइएगा, तो इमेज कहां बनेगा, ये भी कैसा, आई साइज कैसा होगा, इक्वल। इसके बाद कहां रखेंगे, सेंटर और फोकस के बीच में। तो इमेज कहां बनेगा, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में कैसा इमेज होगा, ये साइज कैसा हो जाएगा, इन लार्ज कैसा हो जाएगा। इसके बाद कहां रखिएगा, तो कहां बनेगा, ये भी कैसा होगा, और साइज कैसा होगा, वेरी लार्ज। क्या आप इसको सीख पा रहे हैं, क्या आपको याद हो पा रहा है। इसके लास्ट वाला इमेज कहां रखना है, ये ऑब्जेक्ट कहां रखना है, तो इमेज कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। आप पता कर ले सकते हैं ना क्या लिखा हुआ है, बिहाइंड द मिरर। कैसा बनेगा, और साइज कैसा होगा। तो ये पता आपको होना चाहिए। अगर इतना बात पता है मिरर से रिलेटेड, क्वेश्चन नहीं छूटेगा बोर्ड के एग्जामिनेशन में, नहीं छूटेगा अगर इतना बात जितना हम बताए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक या क्वेश्चन नंबर बोले 6 तक कवर हो चुका है। स्फेरिकल मिरर हो गया, प्लेन मिरर हो गया। देखिए प्लेन मिरर में और क्या पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में, अगर बोला जाए तो कभी कभी क्या करेगा कि ऐसे पूछ लेगा। स्फेरिकल मिरर से तो नहीं पूछेगा, ऐसे टॉपिक ये भी होता है लेकिन ये थोड़ा डीप है, बोर्ड में इससे सवाल नहीं उठाता है। प्लेन मिरर से उठा देता है कभी कभी। देखो ये प्लेन मिरर है ना, पूछेगा कि बताओ ऑब्जेक्ट अगर v स्पीड के साथ इधर जा रहा है तो इसका इमेज मिरर की तरफ कितना स्पीड से आएगा, तो v। अगर ऑब्जेक्ट v स्पीड से चल रहा है तो ये भी कितना से चलेगा। दूसरा सवाल वेलोसिटी से क्या पूछेगा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज बताइए क्या होगा। अगर स्पीड दोनों का इक्वल है तो हाँ तो कितना आ जाएगा, 2v, ठीक है। तो ये दो सवाल भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चलेगा विथ रिस्पेक्ट टू मिरर तो इमेज भी v वेलोसिटी से चलेगा विथ रिस्पेक्ट टू। लेकिन अगर सवाल ऐसा पूछ दे कि वेलोसिटी ऑफ
इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज, तो वो डबल हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2, तो एक का डायरेक्शन अपोजिट है, तो फाइनली दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक इसके में और थोड़ा सा और डिटेल में एकदम 100% सिक्योरिटी चाहिए। तो देखिए दो प्लेन मिरर को, या ऐसा इसको देख लीजिए, प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, बोलेगा कि ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से रोटेट कीजिए। ये एंगल है ना, मान लीजिए ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन ये था, इसको थीटा एंगल से रोटेट करके यहां पे ले आए ओडेस के पोजीशन पे, बोलेगा कि बताओ इसका इमेज कितना एंगल से रोटेट कर गया, तो इमेज भी थीटा एंगल से रोटेट कर गया। पहले इमेज यहां बन रहा था, अब इमेज यहां चला गया, देखिए थीटा एंगल से रोटेट कर गया, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ध्यान में क्या रखना होता है, प्लेन मिरर के सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से हम रोटेट करवा दें एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो उसका इमेज भी थीटा एंगल से रोटेट करेगा। लेकिन ध्यान क्या रखना कि अगर ऑब्जेक्ट को आप घुमाए हो किधर, क्लॉकवाइज, तो आपका इमेज घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया। एक सवाल यहीं पे एक और बनता है कि अगर प्लेन मिरर है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट को क्या बोल देगा कि फिक्स है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या बोल देगा, आप बोले कि मिरर को घुमा दीजिए, हाँ मिरर को घुमा दीजिए, कितना एंगल से, थीटा से। तो बताइए जो इसका इमेज बनेगा ना वो कितना एंगल से घूमेगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा 2 थीटा से, कितना से, डबल एंगल से, और विथ सेम डायरेक्शन, विथ सेम डायरेक्शन। क्या याद हो पाया, अगर हम प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को हम थीटा एंगल से घुमाएंगे तो इमेज भी थीटा एंगल से घूमेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर हम मिरर को थीटा एंगल से घुमाते तो इमेज, लेकिन डायरेक्शन। तो इतना चीज कवर कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। अगला पेज पे आते हैं। देखिए लैटरल इन्वर्जन भी देख लीजिए आप, वो अगर मिस हो रहा है तो उसको भी देख लीजिए। देखिए लैटरल इन्वर्जन तो कुछ खास है नहीं, क्या है प्रॉपर्टी एक बार सुन लीजिए। अगर ये प्लेन मिरर है ना, तो इसमें अगर हम देखो ऐसे, अगर हम एक लेटर लिख दें बी, इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, तो इसको जो इमेज बनेगा वो ऐसे बनता है, दिख रहा है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। जो प्लेन मिरर में इमेज बनाओ, देखिए राइट वाला चल गया लेफ्ट में, लेफ्ट वाला चल गया है, इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको। इस पे सवाल ऐसा पूछा जाएगा, बताइए इसमें से किसका लैटरल इन्वर्जन नहीं होगा। ऑप्शन दे देगा ए, बी, सी, डी। तो ए का लैटरल इन्वर्जन नहीं होगा, ए को उल्टा करके भी लिखेंगे तो वैसे ही दिखेगा हमको, तो उल्टा होगा, लेकिन दिखाई हमको नहीं वही देगा। हाँ ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो मिरर फार्मूला, मिरर से रिलेटेड हर को आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा, बस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए आगे हम इसमें कवर करने वाले हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। आपको टॉपिक क्या दिख रहा है, TIR। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कहां से शुरुआत करते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कहीं पे लिखा हुआ है, देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस है, लेंस है, प्रिज्म है, बहुत सारा टॉपिक दिख रहा है, ये सब रिफ्रैक्शन ही है। सब क्या है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस एंड, इसको देख लीजिए। अगर लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना तो आप लिखना HI अपॉन इक्वल टू V अपॉन U। आप इसके लिए मिरर के लिए यूज करना तो क्या लिखना, HI अपॉन HO इक्वल टू माइनस V अपॉन, बस अंतर गैस दिख रहा होगा ना, मिरर में सॉरी लेंस में प्लस होता है, लेंस में मिरर में, और कोई फर्क। अब मैग्निफिकेशन में और चीज क्या ध्यान में रखना होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर पूछ रहा है या कुछ इमेज के नेचर के बारे में पूछ रहा है तो मैग्निफिकेशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो मैग्निफिकेशन नेचर ऑफ इमेज बताता है, नेचर ऑफ इमेज बताएगा। इमेज का अगर नेचर आपको पता करना है कि रियल है, वर्चुअल है, साइज क्या है, कुछ भी इमेज के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो कौन देगा। देखिए इसमें 5 पॉइंट होता है, मैग्निफिकेशन निकालोगे तो हो सकता है कि आपका मैग्निफिकेशन कैसा है, हो सकता है कैसा है, हो सकता है कैसा है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है मिले, या लेस देन 1 मिले, या इक्वल टू 1 मिले, ये नहीं हो सकता है। अगर आप किसी भी सवाल को बना रहे हैं लेंस और मिरर के से रिलेटेड और उसमें मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं तो या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा, या तो 1 से बड़ा होगा या तो 1 से छोटा होगा, या तो 1 से बराबर होगा। इसमें सब कुछ आ गया। इस सब का अपना एक मतलब होता है, वो मतलब को समझिएगा तो सवाल बनाना आसान रहेगा।
मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है इसका मतलब होता है इमेज वर्चुअल है, ठीक है। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होता है, इमेज, आपको जैसे बता रहे वैसे बस दिमाग में सेट करो, ठीक है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो इमेज वर्चुअल काहे होता है। अगर इसका आप सवाल का आंसर ढूंढोगे तो टाइम वेस्ट है, अभी उस ढूंढना बुरी बात नहीं है, आप ढूंढ सकते हो, बिल्कुल मिल भी जाएगा, लेकिन अभी डायरेक्ट सवाल समझिए और डायरेक्ट दिमाग में घुसाइए कि क्या बोल रहे हैं हम। अगर किसी क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दिया है या आपको मिला है, अब सोल्व करने पे मिला है, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि इमेज कैसा होगा, तो हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा होगा, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आया तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा। अगर मैग्निफिकेशन एक से बड़ा आया तो हम बोलेंगे कि जो साइज ऑफ इमेज है ना, साइज ऑफ इमेज ये बड़ा होगा, मैग्निफिकेशन बड़ा, साइज ऑफ इमेज बड़ा, ठीक है, डायरेक्टली रिलेशन। पॉजिटिव मतलब, नेगेटिव मतलब, अब मैग्निफिकेशन एक से बड़ा का मतलब इमेज बड़ा, मैग्निफिकेशन एक से छोटा का मतलब इमेज छोटा। अब मैग्निफिकेशन एक के बराबर मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर साइज का। तो ये चीज बहुत काम देता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। इसके बाद आते हैं किस पे, मैग्निफिकेशन तो ये हो गया ना दोनों के लिए, इसमें डिटेल में आपको समझा दिया क्या यूज करना है, फॉर्मूला आपको पता है, m बराबर h अपॉन h इक्वल टू v बाई यू, लेंस के लिए मिरर के लिए माइनस लगाते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन समझिएगा, रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन में ही आपको TIR मिल जाएगा, TIR से भी सवाल हर साल पूछा जाता है, तो ये सब टॉपिक एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हम ऐसा वीडियो बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि वन शॉट में आपको सब कुछ कवर कर दिया जाए। देखिए रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई लाइट, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अगर कोई लाइट, देखिए रिफ्रैक्शन का मतलब होता है, ये इंटरफेस मान रहे हैं, ये रेयर मीडियम है, इसको क्या मान लेते हैं, डेंसर मीडियम। अगर कोई लाइट एक मीडियम से आ रहा है, कोई दूसरा मीडियम में इंटर करता है, तो ये अपना पथ से डेविएट हो जाता है। इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन में, चल गया यहां से, तो ये आई एंगल बना के आया था और ये नॉर्मल से आर एंगल बना के जा रहा है। आई और आर बराबर नहीं है, अब आपको दिख रहा होगा डायग्राम के हिसाब से कि आर का वैल्यू आई से कम है। जितना एंगल से ओरिजिनल पाथ से डेविएट किया इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। आपको आई दे देगा, आर दे देगा, डेल्टा पूछ लेगा, समझ रहे हो। तो ये सब नॉर्मल सवाल है, आपको कॉमन सेंस का सवाल है, बच्चा वाला सवाल है, तो आप इसको बना पाएंगे। देखिए अगर कोई लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करके दूसरा मीडियम में जा रहा है, अगर मीडियम हमारा होमोजीनियस नहीं है, ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है, दिख रहा होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं क्या, अब यहाँ पे डेंसर बोल रहे हैं तो म्यू टू बड़ा होगा किससे, तो ये डेंसर मीडियम है ना, तो दोनों मीडियम का डेंसिटी वेरी कर रहा है, दोनों मीडियम का डेंसिटी, अगर दोनों मीडियम का डेंसिटी वेरी कर रहा है तो लाइट स्ट्रेट लाइन में कैसे चल पाएगा, संभव नहीं है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो ओरिजिनल पथ से क्या होता है, मुड़ जाता है, डेविएट कर जाता है। इस फिनोमेना का नाम क्या होता है, रिफ्रैक्शन। क्या होता है इसका नाम, रिफ्रैक्शन का नियम है जो कौन दिया था, स्नेल दिया था, इसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको नाम सुनकर लगता है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ सबको आता है, सही बात है आता है, लेकिन इसका यूज कहां पे करना है, कैसे लगाना है, वो इंपॉर्टेंट होता है। साइन आई अपॉन साइन आर रट जाना वो स्नेल्स लॉ नहीं होता है, स्नेल्स लॉ को समझना इंपॉर्टेंट है। देखो स्नेल्स लॉ को क्या लिखते हैं, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन, क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ इज इक्वल टू कांस्टेंट। आई कांस्टेंट किसके टर्म में आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में आता है, किसके टर्म में आता है, सही बात है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में आता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताया गया कि म्यू होता है। अब म्यू का डेफिनेशन क्या होता है, सी अपॉन भी, सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, भी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में, दोनों का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट, एक को क्या बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, रिलेटिव। दोनों का यूज हमारे सिलेबस में है और हम दोनों से मिला के सवाल बनेगा, तो दोनों समझना जरूरी है। क्या क्लियर हो पा रहा है, क्या बोल रहे हैं हम। तो देखिए आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम रिफ्रैक्शन को समझ रहे हैं ना, किसको समझ रहे हैं, रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन का लॉ कौन दिया, स्नेल्स। देखिए रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि एक मीडियम से लाइट इंसिडेंट किया और दूसरा मीडियम में जाया तो इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन जाता नहीं है, बेंड कर जाता है, डेविएट कर जाता है। इस फेनोमेना का नाम है रिफ्रैक्शन। मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, म्यू टू, इसका तो क्या स्नेल्स क्या समझाता है कि जो मीडियम का डेंसिटी होता है ना
जो ऑप्टिकल डेंसिटी भी उसको बोलते हैं हम लोग। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब लाइट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मीडियम का डेंसिटी के आधार पर या उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि लाइट अपना पथ से बेंड करता है। मतलब इसका डेविएशन कितना होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस मीडियम का डेंसिटी कितना ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा रहेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा, डेविएशन भी ज्यादा होगा। क्या समझ पा रहे हैं? तो स्नेल्स लॉ में क्लियर किया गया, आपको समझाया गया, जिससे दिमाग में सवाल उठेगा ना कि लाइट एक मीडियम से आया तो इसको जाना चाहिए था सीधा, क्योंकि लाइट का प्रॉपर्टी कहता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ऐसा बोला जाता है। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए था, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ना चल के बेंड कर जा रहा है, तो दिमाग में सवाल उठना मतलब एक नेचुरल बात है कि लाइट स्ट्रेट लाइन छोड़ के मुड़ कैसे जा रहा है। तो ये जो मुड़ता है उसको कौन समझाया? स्नेल समझाया। अब स्नेल क्या बताया कि अगर मीडियम का डेंसिटी में फर्क हो रहा है, अगर मीडियम का डेंसिटी में फर्क हो रहा है, डिफरेंस है, तो लाइट अपने पथ से बेंड करता है, ठीक है। और उसके लिए प्रॉपर लॉ देके प्रूफ करके उसको दिखाया कि देखिए कैसे प्रूफ होता है। और लॉ क्या दिया? देखो हम लिखने का तरीका सिखा रहे हैं। जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिएगा उधर से उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस या जो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसके साइन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। याद करना आसान है, कैसे? जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल, तो हम इसको लिखेंगे क्या? यूजिंग स्नेल्स लॉ अगर हम लगाना है तो लिखेंगे μ1 sin i। क्या लिखना? जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल, देखिए दोनों साथ में आ रहा है। एंगल में किसका वैल्यू? साइन का। एंगल में किसका वैल्यू? इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में कौन है? इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन है? तो μ2 के साथ कौन आने वाला है? तो क्या लिखेंगे? μ2 sin r। ऐसे लिखिएगा, इसमें कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इसको याद कर रहे हैं साइन i अपॉन साइन r इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसमें आप फंस सकते हैं, इसमें आपको गलती होने का पॉसिबिलिटी बच रहा है, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट आप क्या लिखोगे? या तो लिखोगे μ1 अपॉन μ2 या तो लिखोगे μ2 अपॉन μ1। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि दोनों में से क्या लिखा जाए। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका क्या है कि जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर के एंगल के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। उसके बाद देखिए साइन आई अपॉन साइन आर तो कर ही सकते हैं ना, यहाँ पे जो एक्चुअल जो वैल्यू आना चाहिए वो आ जाएगा। तो कौन होगा? μ2 अपॉन μ1। तो सही है। तो स्नेल्स लॉ आपको क्लियर हुआ होगा। इसका यूज इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा है। बिना स्नेल्स लॉ का बहुत सारा चीज नहीं कर पाते हैं हम, ठीक है। अगर आप पढ़े तो आपको पता नहीं, तो हम आगे आपको दिखाएंगे। देखिए इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो क्या कहता है? अगला टॉपिक पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसी का है TIR। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, एकदम निश्चित तौर पे इससे आएगा। TIR इंपॉर्टेंट सवाल टॉपिक है। ये रिफ्रैक्शन का एक्चुअल में फिनोमेना है। देखिए ये डेंसर मीडियम है और ये, अगर लाइट मान लीजिए डेंसर मीडियम से इंसिडेंट हो रहा है, कहां से इंसिडेंट हो रहा है? ये कुछ एंगल हम मान लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे आ रहा है, तो ये इस मीडियम में जाएगा। और लाइट का प्रॉपर्टी आपको पता है कि लाइट डेंसर से रेयर में जाता है तो कहां बेंड करता है? तो मान लीजिए ऐसा कुछ गया, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू थोड़ा और बढ़ा दे हम यहां से, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये पॉसिबल हो रहा है कि लाइट यहां से चल जाए। तो ये इंटरफेस है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, तो इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल से ज्यादा हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल से, तो ये लाइट का रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। लाइट जिस मीडियम में गया है उसी में वापस लौट आएगा। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इससे सवाल पूछा जाता है कि बताइए TIR होने के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है? तो कंडीशन पहला है कि लाइट को डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए, तभी यहां पे हम TIR को करवा सकते हैं। आपसे इससे भी सवाल पूछा जा सकता है क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू देन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड। सही है। देखिए TIR पे एप्लीकेशन पूछा जाता है, TIR का यूज कहां पे हम कर रहे हैं? तो TIR को यूज कर रहे हैं सिग्नल को ट्रांसमिट कराने में। कहां पे कर रहे हैं? ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। हम यहां पे लिख देते हैं TIR का यूज क्या है, कहां पे कर रहे हैं इसका यूज, इस पे सवाल बनता है। TIR का यूज कहां पे किया जा रहा है, याद रखिएगा। हम यहां पे लिख दे रहे हैं यूजेज ऑफ TIR, या इसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ TIR। क्या बोलेंगे? तब पहला इसका एप्लीकेशन नेचुरल फेनोमेना मिराज में कहां पे होता है? दूसरा इसका जो फेनोमेना होता है वो कहां पे होता है?
इसमें हम बोल सकते हैं एक बनता है जिसको क्या बोलते हैं, जो 7 कलर का दिखाई देता है आकाश में, रेनबो। रेनबो में भी इसका यूज होता है। रेनबो भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी सवाल पूछ लेता है रेनबो क्या है, रेनबो का टाइप कितना होता है। रेनबो 2 टाइप का होता है, प्राइमरी और, आप प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस पूछ लेता है 2 नंबर के सवाल में। तो प्राइमरी क्या है, रेनबो क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस होता है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको पता चलेगा। रेनबो के फॉर्मेशन में भी TIR का यूज होता है, ठीक है। तीसरा फिनोमेना, इसको बोलेंगे डायमंड में, बोल सकते हैं ना। डायमंड जो साइन करता है वो किसके कारण करता है। अगला पॉइंट में हम बोल सकते हैं ऑप्टिक फाइबर। ऑप्टिक फाइबर किस पे काम करता है, तो ये सब डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा। ऑप्टिक फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, TIR। डायमंड क्यों चमकता है, TIR। रेनबो के फॉर्मेशन में कौन कौन का फेनोमेना होता है, तीनों को याद रखिएगा। रेनबो में 3 फेनोमेना हो रहा है, रिफ्रैक्शन, कौन कौन सा, TIR और डिस्पर्सन, ठीक है। 3 फेनोमेना होता है तब जाके क्या बनता है, रेनबो। कौन कौन सा फेनोमेना, तो TIR भी आ रहा है ना। तो TIR का यूज है, पहला यूज मिराज, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस सब में ध्यान रखिए ये TIR का यूज हो रहा है, क्लियर है। तो TIR क्या होता है, TIR का कंडीशन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, सब कुछ कवर हो चुका है। लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला आपको पता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। तो ये लेंस फार्मूला, इस पे छोटा मोटा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप इसमें वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या था, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, देखिए 10 से 15 मिनट में और इसको हम कवर करके कंप्लीट कर रहे हैं, कंक्लूड कर देंगे, बहुत जल्दी कवर होने वाला है। आप इसको अच्छे से देखिए, एक वीडियो में आपका 10 से 15 नंबर या 20 नंबर का सवाल कवर हो रहा है, तो आप इसको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू, हम यहां पे लिख देते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, यही ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्फेरिकल सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको बनाना होता है, निकालना होता है, या डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में दिखेगा, न्यूमेरिकल दिखेगा। स्फेरिकल सरफेस का नाम कुछ है, मान लीजिए ABC, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखे हैं, इसका रिफ्रैक्शन से एक इमेज बना है। तो सबसे पहला सवाल क्या है कि इसका बताइए न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला वो क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, μ2 माइनस μ1 अपॉन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन, एक तो ये डायरेक्ट सवाल है 5 नंबर का जो कि डेरिवेशन में पूछ लेता है। अगर डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं पूछा तो सब वैल्यू दे के कोई एक वैल्यू को पूछे जाएगा कि बताइए μ1 μ2 पता है, R पता है, V पता है, आपको पूछा जाएगा U कितना है, U दे देगा, V पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। आप समझ पा रहे हो ना। तो क्वेश्चन जब रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का हो तो तुरंत से दिमाग में फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस से। ये तो मान लीजिए कि इसको हम बोल सकते हैं कि VBI नहीं है, ये TTI है। ये TTI का मतलब क्या है कि ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे सवाल ना आए ये तो होबे नहीं करेगा, संभव नहीं है। जैसे अभी बता देते हैं TIR और लेंस मेकर, इससे सवाल नहीं आए, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों टॉपिक एकदम ताबड़तोड़ है, इसको आप अच्छे से कीजिएगा। देखिए ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान लगाइए, आप लोग जो YouTube से देख रहे हैं वो भी बोर्ड पे ध्यान लगाइए, आपका बोर्ड मोबाइल का स्क्रीन होता है। देखिए इधर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस, या सीधा सीधा लेंस बोल सकते हैं, यही टॉपिक है ना। लेंस ये होता है या लेंस ये होता है, ये दोनों लेंस के लिए या स्फेरिकल सरफेस बताए थे, ये स्फेरिकल सरफेस है या ये स्फेरिकल सरफेस है, जो फॉर्मूला लिखते हैं वो दोनों के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो लेंस का फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला अगर देखें ना तो लेंस मेकर या लेंस रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस का मतलब क्या है कि यहां से एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिसका नाम क्या होता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या नाम होता है, लेंस मेकर्स। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेंस के लिए डिजाइन किया गया है, लेंस के लिए ड्राइव किया गया है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू μ21 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला।
यहां पे μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1, यहां ध्यान दीजिएगा μ2 अपॉन μ1, μ2 हम लेते हैं किसका, लेंस का, μ2 किसका लेते हैं, अब μ1 लेते हैं मीडियम का। ये ध्यान रखिएगा, जो ध्यान में रखने वाला पॉइंट है हम आपको बता दे रहे हैं। μ2 किसका होता है, अब μ1 किसका होता है, मीडियम का। ये ध्यान रखिएगा, R1 R2 ये दोनों सरफेस का अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो ये लेंस मेकर है, ये 5 नंबर का डेरिवेशन आएगा तो ये सवाल पूछा जाएगा कि बताइए इसको प्रूफ करके दिखाइए कि 1/a बराबर इतना होता है, ठीक है। तो ये वीडियो में आप देखिएगा, या आप इसको पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो इसको कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ये फॉर्मूला आपको करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्या, डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म। तो डिफ्रैक्शन क्या बोल रहे हैं, डिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म ना। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में क्या हमको पढ़ना है, तो इसमें हमको पढ़ना होता है 2 चीज। देखिएगा यहां पे दोनों टॉपिक आपको दिख रहा है लगातार। एक क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में हम क्या निकालेंगे, डेविएशन। क्या निकालेंगे, डेविएशन। डेविएशन मिनिमम कब होगा उसका कंडीशन समझ लेना है। और एक क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर। देखो अगर आपके सिलेबस में जनरली जो लेंस होता है वो थिन होता है, कैसा होता है, अगर ए बी सी एक प्रिज्म है तो हम एंगल ए को स्मॉल मानते हैं, और बड़ा भी हो सकता है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिलेबस में किसको मानते हैं हम, स्मॉल एंगल। बड़ा एंगल होगा तो उसका भी फॉर्मूला है, देखिएगा। सबसे पहला चीज कि लेंस से रिफ्रैक्शन कैसे होगा, तो लेंस से रिफ्रैक्शन कराने के लिए हम इस पे लाइट का एक छोटा सा रे डायग्राम दिखा देते हैं। ऐसा होता है, यहां पे नॉर्मल, यहां पे नॉर्मल, ध्यान दो इधर, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, इसका नाम है, ये है N1 नॉर्मल पहला, ये है दूसरा नॉर्मल, और वहां पे इंटरसेक्ट किया उसको हम क्या बोलते हैं, N। ये जो एंगल है वो I है, ये जो एंगल है वो R1 है, ये जो एंगल है वो, ये जो एंगल है वो E है। नॉर्मल डायग्राम यही होता है। आपसे पूछा जाएगा बताओ इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, तो एंगल ऑफ डेविएशन का जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है वो I प्लस E माइनस। दूसरा पूछा जाएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कितना होगा, तो इसका वैल्यू होगा 2i माइनस ए। और तीसरा भी पूछा जाएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, तो यहां पे मीडियम का फिर से 1 और प्रिज्म का μ2, प्रिज्म का। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है उसको हम लोग लिखते हैं, देखिएगा डेल्टा मिनिमम का एक और फॉर्मूला पूछा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, तो इधर का क्या मान लिए हैं, μ1, प्रिज्म का, तो इसका फॉर्मूला बनता है μ2 1 माइनस 1 इंटू ए। तो ये 3 फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें एक लार्ज एंगल का लिए फॉर्मूला यूज हो जाता है, कभी कभी डायरेक्ट उस पर सवाल पूछा जाता है। तो लार्ज एंगल के लिए फॉर्मूला लिखिएगा μ1 साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई I is equal to μ2 साइन ए बाई। ये फॉर्मूला भी कभी बहुत काम देता है, बहुत काम देता है ये फॉर्मूला कभी कभी। ये कब लगाना है, लार्ज एंगल प्रिज्म के लिए। किसके लिए लगाना है, जब एंगल प्रिज्म का बड़ा हो तब ये फॉर्मूला लगेगा, जब छोटा हो तो डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं। इसके बाद डिस्पर्सिव पावर है ना, तो डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, प्रिज्म से अगर हम व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे प्रिज्म पे, तो ये लाइट को क्या करता है, लाइट को क्या करेगा, तोड़ेगा। ये लाइट को क्या करेगा, देखो स्प्लिट कर रहा है, या स्प्लिट हुआ, तो ये लाइट देखिए ऊपर वाला कौन होगा, नीचे वाला कौन होगा। ये जितना डिस्टेंस, जितना एंगल में टूट रहा है, जितना एंगल में टूट रहा है, ये प्रिज्म का एक पावर पे डिपेंड कर रहा है, जिसको एबिलिटी कह सकते हैं। तो जो डिस्पर्सिव पावर होता है ना, डिस्पर्सिव पावर, कौन सा पावर, तो डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म मटेरियल का, डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म मटेरियल का एक एबिलिटी होता है जो यह बताता है कि 7 कलर के बीच में कितना एंगल होने वाला है, ठीक है। जितना पावरफुल रहेगा, जितना पावरफुल प्रिज्म रहेगा उसका डिस्पर्सन उतना ज्यादा होगा, और डिस्पर्सन ज्यादा होगा का मतलब ये एंगल ज्यादा होगा, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे लिखते हैं, कौन चीज से, ओमेगा, और डिफाइन क्या किया गया है, डी थीटा अपॉन थीटा, जहां पे डी थीटा क्या है, ये वाला एंगल, जितना एंगल में टोटल कलर दिखता है उसको हम लिखते हैं डी थीटा से। क्या लिखते हैं, आज देखिए इसमें मीन कलर एक होता है जिसको येलो बोलते हैं, तो जो थीटा दिख रहा है ना इसको बोलते हैं मीन डेविएशन। क्या बोलते हैं, तो येलो कलर का जो डेविएशन है, येलो कलर का
जो डेविएशन है इसको हम मीन डेविएशन लेंगे, इसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं, तो एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। ओमेगा का मतलब डिस्पर्सिव। इसमें दो कंडीशन होता है, उसको आप देख लीजिएगा, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, सुन लीजिएगा जो हम बोल रहे हैं, डिस्पर्सन विदाउट, और दूसरा जो होता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। इसका कंडीशन लिखने के लिए पूछा जाता है। तो ये वीडियो आप देखिएगा, उसमें भी समझ में आ जाएगा, आपको ये कवर कर लेना है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। देखिए इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, क्या कवर करना है, ये 4 टॉपिक और, ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन। ह्यूमन आई पीछे वाला वीडियो देख लीजिए। ह्यूमन आई में जो नॉर्मल फंक्शन है जो आप जानते हैं वो जानते हैं। आइरिस का काम क्या है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करना। इंटेंसिटी को सेंस कौन करता है, रॉड करता है जो कि रेटिना में होता है। कलर कैसे पहचानते हैं, कौन के थ्रू पहचानते हैं। इमेज कहां बनता है, रेटिना पे बनता है। इमेज का इंफॉर्मेशन माइंड को कौन पहुंचाता है, ऑप्टिक नर्व पहुंचाता है। तो बेसिक बात है, जो आप वीडियो पीछे वाला देखिएगा तो कवर हो सकता है। तो ये ह्यूमन आई को एक बार पढ़ लीजिएगा थ्रोली कि क्या है नहीं है, 1 मिनट का 2 मिनट का समय लगेगा। डिफेक्ट ऑफ विजन में कितना होता है, चारों का करेक्शन आपको पता है, चारों का करेक्शन आप पढ़ लीजिए कि मायोपिया हुआ तो कौन सा चश्मा लगेगा, हाइपरमेट्रोपिया हुआ तो कौन सा लगेगा, उसके बाद प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। तो चारों का पीछे वाला वीडियो में ये भी बताया गया है, तो उसको आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद कौन है, सिंपल माइक्रोस्कोप। इधर ध्यान दो, इधर सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए कि कम। सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसका फोकल लेंथ कम होना चाहिए कि ज्यादा, तो ये कम होना चाहिए, जितना कम रहेगा उतना बढ़िया है। ठीक है, इसके लिए 2 ही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना चाहिए। पहला नियर पॉइंट के लिए, तो नियर पॉइंट के लिए कितना आता है, 1 + d/, इनफाइनाइट के लिए कितना आता है, d/f। तो ये आपको फॉर्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए याद होता करना है। सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज कैसा बनता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज कैसा बनता है बताइए जल्दी से। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, इनलार्ज होता है। कैसा होता है, तो कैसा इमेज बनता है वो बता दिया गया। मैग्निफिकेशन क्या होता है वो बता दिया गया। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है ये बता दिया गया। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 2 टॉपिक और है, इसको भी देख लेते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, उसके बाद कौन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितना लेंस होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितना लेंस होता है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होता है। एक को क्या बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं। देखिए ये है हमारा ऑब्जेक्टिव और ये है हमारा, पीछे वाला वीडियो में इसमें डिटेल में बताया गया है, तो आप इसको देख लीजिए। बीच वाला इमेज कैसा बनता है, फाइनल इमेज कैसा बनता है। बीच वाला इमेज रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज, ये सब डायरेक्ट सवाल है। फाइनल इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल, इन्वर्टेड, इनलार्ज बनता है ना। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना है। इसका मैग्निफिकेशन, कंपाउंड मैग्निफिकेशन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन पहले डी के लिए लिखते हैं, क्या होता है, इंटू 1 + d/। इसका फॉर्मूला कभी कभी यही फॉर्मूला को देखो ऐसे लिख के देगा, एल के टर्म में। एल के टर्म में क्या होता है, -L/FO, -L/ इंटू 1 + d/f, जहां पे एल ट्यूब लेंथ होता है। क्या होता है, तो देखो ये वाला फॉर्मूला याद है, ये वाला नहीं अगर याद है, ऑप्शन में यही दिख जाए तो फिर कंफ्यूज ना कर जाइएगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन एल के टर्म में भी होता है। ठीक है, उसके बाद इनफाइनाइट के लिए क्या होता है, -V/, इंटू d/f। यहां पे क्या लिखेंगे, -L/FO इंटू d/। तो इसका 2 एक फॉर्मूला देखिए एक्स्ट्रा मिला आपको, इसको भी ध्यान में रखना होता है। बताओ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ट्यूबलेंथ जनरली किसको बोलते हैं, इसी को। ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच के सेपरेशन को क्या बोलते हैं, ट्यूबलेंथ बोलते हैं। तो कंपाउंड भी क्लियर है। इसके बाद लास्ट टॉपिक पे आते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, टेलीस्कोप। लास्ट टॉपिक कौन है, तो देखो टेलीस्कोप क्या है, टेलीस्कोप का यूज क्या है, सबसे पहला सवाल। तो टेलीस्कोप आपको कल के वीडियो में पढ़ाया गया था ना। टेलीस्कोप का काम है कि दूर का ऑब्जेक्ट को देखेगा
बताइए टेलीस्कोप में आगे वाला लेंस बड़ा होता है कि पीछे वाला? आगे वाला लेंस बड़ा होता है टेलीस्कोप में। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आईपीस से, कंपाउंड में इसका उल्टा होता है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट कहां होता है? इनफाइनाइट पे। तो बीच वाला इमेज कहां बनता है? इसके फोकस पे। बीच वाला इमेज कैसा होता है? बीच वाला इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड है, रियल है, इनलार्ज है। ठीक है, इससे जो फाइनल इमेज बनेगा इधर बनता है। ई कैसा है? वर्चुअल है, इन्वर्टेड है और इनलार्ज है। इसका मैग्निफिकेशन क्या आया था? इसका मैग्निफिकेशन कितना आया था? -FO अपॉन इंटू 1 प्लस एफी बाई डी। क्या आया था? 1 प्लस एफी बाई, इनफाइनाइट के लिए क्या होता है? -FO अपॉन इंटू एफी बाई डी। एक चीज और याद रखिएगा, कंप्लीट है यहां तक सब कुछ। इसके बाद याद रखिएगा क्या कि टेलीस्कोप में एक होता है कौन सा? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। कौन सा होता है? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में याद रखिएगा कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव का काम करता है ना, ऑब्जेक्टिव का काम करता है कौन? कॉनकेव मिरर। ये अपने आप में एक सवाल है कि बताइए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का काम कौन करेगा? कॉनकेव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो लगभग हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। हमको लगता है कि जितना आपको पढ़ाया गया, जितना टॉपिक कवर करने के लिए बोला गया है, अगर आप इसको सीरियसली थोड़ा सा मेहनत करके कर लेते हैं, किसमें? लास्ट वाला में, टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन। हाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो भी जा सकता है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। टेलीस्कोप के लिए नियर पॉइंट के लिए क्या बोले थे? -FO अपॉन एफी इंटू 1 प्लस एफी अपॉन डी। इनफाइनाइट के लिए क्या लिखे थे? -FO अपॉन, साथ में कुछ और लिखा गया था। हाँ तो ज्यादा लिखा गया था, यही होता है ना। हाँ तो ये उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।